सभी को नमस्कार। आइए आज बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में, जिसका दूसरा नाम एंजल ब्रोकिंग भी है। यहाँ पे कई अलग सब्सक्राइबरों का रिक्वेस्ट आया है एंजल वन कंपनी को कवर करने के लिए, तो ये काफी इजी हो जाता है मेरे लिए। अगर कई लोग एक ही कंपनी का नाम देते हैं तो मुझे इजी हो जाता है कि उसी कंपनी को पिक करके उस पर ज्यादा स्टडी किया जाए और उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। सो कभी भी आप अगर या तो अपनी मर्जी से कोई स्टॉक को कमेंट में पोस्ट करते हैं रिव्यू करने के लिए तो डेफिनेटली कीजिए, बट अगर आप एज ए व्यूअर देखते हैं कि किसी कमेंट में किसी ने अगर पर्टिकुलर शेयर के बारे में क्वेरी डाली है और अगर आपको भी उस शेयर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज उनके कमेंट को लाइक किया कीजिए या उस पर एडिशनल कमेंट किया कीजिए। सो वो मेरे लिए इजी हो जाता है कि उस स्टॉक को पिक करके आगे स्टडी करना। सो यहाँ पे एक कंसर्न जो है वो ये भी है कि ऑल टाइम हाई से ये शेयर 40% से ज्यादा नीचे आ चुका है, तो इसलिए ये शेयर को स्टडी करना और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करेंगे और आगे की उस शेयर में हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, किस तरह के प्राइस टारगेट बन के आने चाहिए, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो एंजल वन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे स्टॉक्स की, कमोडिटी की और करेंसी की ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को, प्लस जो बड़े एचएनआईज और बड़े इन्वेस्टर ग्रुप्स होते हैं उनको। सो इस कंपनी की सबसे बेसिक चीज हमें ये समझना होगा कि इनके रेवेन्यू किस तरह से आते हैं, क्योंकि आगे जाकर के यही चीज काफी मैटर करेगा कि किस तरह से इनके रेवेन्यू के जो ब्रेकअप है वो इंपैक्ट होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जो ये रेवेन्यू इनका जनरेट होता है वो ब्रोकिंग सर्विसेज से 65% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है, इंटरेस्ट से इनको 21% आता है, एंसिलरीज ट्रांजैक्शन चार्जेस से ऑलमोस्ट 8%, डिपॉजिटरी जो इनके प्लेटफॉर्म को अगर कोई ब्रोकर हाउस यूज करता है तो वहां पे 4% और कुछ 1% डिस्ट्रीब्यूशन में और 1% अदर्स में। सो देखा जाए तो ब्रोकिंग सर्विसेज से इनके सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आते हैं। अब इन ब्रोकिंग सर्विसेज को अगर हम ब्रेक करके देखें, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर कमोडिटी की बात करें तो सिर्फ 5%, और अगर कैश मार्केट की बात करें जो कि डिलीवरी बेस्ड कैश मार्केट होता है, वहां पे ऑलमोस्ट 11% का यहाँ पे इनका जो ब्रोकिंग सर्विसेज है वहां से रेवेन्यू आता है। लेकिन जो इनका मेजर सेगमेंट है 84% वो एफएनओ ट्रेडिंग से आता है, यानी कि ब्रोकिंग सर्विसेज का 84% अगर हम बात करें तो एफएनओ ट्रेडिंग से आता है। तो यानी कि इसका मतलब क्लियर है कि जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है कि एफएनओ ट्रेडिंग का जो सेंटीमेंट है या जो वहां पे एक्टिविटीज है एफएनओ मार्केट में, वहां पे किस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इनको प्रॉफिट्स आएंगे या लॉस होगा। तो जब भी कभी भी एफएनओ में किसी भी तरह के रेगुलेशन चेंजेस आते हैं, सेबी लेके आता है या गवर्नमेंट लेके आती है जो कि पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज होगी, गाइडलाइंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो वो शेयर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो आगे जाकर के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिसेंटली कुछ इस तरह की न्यूज आई है या कुछ ऐसे गाइडलाइंस आए हैं जिसकी वजह से एफएनओ ट्रेडिंग में इंपैक्ट आ सकता है क्या, क्योंकि वो एक रीजन बन सकता है इस तरह के डाउनफॉल का। तो ये जो रिसेंटली डाउनफॉल हुआ है, ये ऑलमोस्ट जो इसका प्राइस जनवरी के टाइम पे 3800 के अराउंड था, वहां से ये शेयर अभी नीचे आके 2130 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 44% 45% का डाउन ट्रेंड है। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड माना जाएगा। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से, ये ऑलमोस्ट 1200 रुपीज पे लिस्ट हुआ था 2021 में, तब से इस शेयर ने ऑलमोस्ट 200% की रैली दी है। तो एक आईपीओ के बाद से जिस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए था किसी भी एक आईपीओ स्टॉक को, वो इसने बखूबी किया, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आई है जो कि आप देख सकते हैं कि काफी नेगेटिवली 43% तक के डाउन ट्रेंड आया है। अब कंसर्निंग ये उन लोगों के लिए ज्यादा होगा जिन्होंने इसको टॉप पे बाई किया है या ऑलमोस्ट अक्टूबर या दिसंबर के टाइम पे इसको बाई किया है, तो हो सकता है वो अभी 20-30-40% लॉस पे बैठे होंगे, उनकी तरफ से ये क्वेरी आना स्वाभाविक है। लेकिन हम यहाँ पे आगे जाकर यही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इसमें वापस से रिकवर करने की स्ट्रेंथ है, और अगर है तो किस लेवल पे और कितने टाइम फ्रेम में आ सकती है। लेकिन अगर किसी ने इसको पेशेंटली पहले से बाई किया होगा, उसको पता है कि किस तरह से उसने इस शेयर पे और किस फंडामेंटल एनालिसिस पे उसने बाई किया होगा, तो डेफिनेटली आज वो फंडामेंटल एनालिसिस अभी भी इंटैक्ट होंगे, वो नहीं बिगड़े होंगे, क्योंकि ये 2-3 साल पहले जो इन्होंने स्टडी की होगी उसके बेसिस पे अभी वो इस स्टॉक पे टिके होंगे। तो अब अगर हम आ जाएं स्टॉक को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए, तो देखिए ये एक मिड कैप का स्टॉक है। तो एक तो फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये हो जाता है कि किसी भी मिड कैप के स्टॉक में आप इजीली 40% का डाउन ट्रेंड कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हो गई कि यार यहाँ पे स्टॉक पूरा पिट गया, खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक पैटर्न होता है, ये एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी मिड कैप का स्टॉक 30-40% बहुत आसानी से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे जो ये आपको 45% का डाउन ट्रेंड आया है, ये एक मिड कैप के स्टॉक में आना बहुत आम बात है। अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें, एक तो ये हो गया इसका मिड कैप होना। दूसरा, अब हम बात करें स्टॉक का पी, अगर हम देखें तो ये स्टॉक का पी अभी 16 है, यानी कि ये अपने एक हाई पी से 16 पे आया होगा। वो हम देखेंगे कि कितने टॉप से नीचे आया है, प्लस अभी ये अपने इंडस्ट्री पी को मैच कर रहा है 16 का जो इसका पी है। तो देखा जाए तो पी के लेवल में भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये अभी अंडर वैल्यूड ऐसा नहीं है कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये आई थिंक ये अपने प्रॉपर पीई मल्टीपल पे है। अब इसके
ROCE की बात करें तो 38%, ROE की बात करें तो 43%, ये भी काफी अच्छे पैरामीटर्स हैं। रिजर्व टू डेट अगर हम देखें तो 3000 करोड़ का रिजर्व वर्सेज 2500 करोड़ का डेट, तो ये भी एक 1:1 के करीब का रेशियो है, विच इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 38% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये चीज हमें पकड़नी पड़ेगी कि क्या ये एक ब्रोकिंग कंपनी के लिए एक अच्छा मार्जिन है या नहीं। ये हमें पता चलेगा जब हम इसके पीआर के कंपैरिजन को करेंगे। तो पहले तो हम इसके पी के रीजन को समझ लेते हैं कि पी और ईपीएस में क्या हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पी जो है वो एक टाइम पे यानी कि जनवरी के टाइम पे जब ये शेयर अपने पीक पे था तब इसका पी 31 था। तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंडस्ट्री का एवरेज पी 16 के करीब है, ठीक है ना, और ये जो शेयर है ये अपने 31 के पी पे ट्रेड कर रहा था जनवरी में, तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पी के डबल मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। सो डेफिनेटली ये उस समय एक काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा था और एक पी में करेक्शन आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हुआ ये कि ये बहुत सडनली काफी शार्प डिक्लाइन आ गया और 16 के अराउंड पी आ गया, यानी कि पी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में आपको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 2021 में जो कि ईपीएस 12 के करीब था वो ईपीएस आज बढ़ के 134 हो गया। ईपीएस में खुद 10 गुना ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। सो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ मानी जाएगी और इसकी वजह से जो पीई में श्रिंक आई है ये एक पॉजिटिव श्रिंकेज माना जाएगा। यहाँ पे ईपीएस की तरफ से कोई भी डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ईपीएस में काफी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ आई है। अब फ्यूचर कैसा दिखता है ये भी हमें धीरे से समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं वेरी क्विकली। सो यहाँ पे हम जितने भी कम्युनिटी ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाउनफॉल देख ले कि जो एंजल वन है वो 45% अपने टॉप से डाउन हुआ है वहां, बल्कि देखा जाए तो जो दूसरे शेयर्स हैं वो इतने डाउन नहीं हुए हैं। अब पी की बात करें तो इसका पी 16 है, मोतीलाल ओसवाल का 12, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 12, नुवामा हेल्थ का 27 थोड़ा हायर साइड पे है, प्रूडेंट कॉर्प का 70 थोड़ा हायर साइड पे है, शेयर इंडिया 14, आईआईएफएल सिक्योरिटीज 17। सो देखा जाए तो एंजल वन अपने पी पे काफी कंफर्टेबल पी पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पी की तरफ से कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 37% जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मोतीलाल ओसवाल के कंपेयर में 58% से काफी कम लगता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 68 के कंपेयर में 37 काफी कम लगता है। नुवामा हेल्थ 51 उसके कंपेयर में काफी कम लगता है। और अगर शेयर इंडिया की बात करें तो 41 उसके कंपेयर में भी काफी कम लगता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख के आ रहा है कि एक ब्रोकिंग कंपनी के लिए 50% का मार्जिन मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंजल वन का जो 37 का मार्जिन है ये मेरे को कम यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे आकर के हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्जिन है इनके हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं, प्लस फ्यूचर हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल्स में जाकर के कि क्या है इसके फ्यूचर आउटलुक और आगे आने वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे लगते हैं। अब यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें स्टेटमेंट की, तो देखिए जो इसका रिसेंटली पिछले FY24 में जो इसका टॉप लाइन आया है वो 4200 करोड़ आया है। उसके पहले 3000 करोड़, 2200 करोड़ और 1200 करोड़। अगर देखा जाए तो ये हर 2 साल में अपने जो टॉप लाइन है उसको डबल कर रहे हैं पिछले 4 सालों में। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग अब टॉप लाइन ग्रोथ मानी जाएगी। और इनके जो मार्जिन रहे हैं वो 40% के अराउंड रहा है, जो कि अभी 38 के अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली तो इनका कोई इतना 50 का मार्जिन नहीं दिख रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये मोतीलाल ओसवाल या जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है उनके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लाभ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो इनके लिए काफी पॉजिटिव चीज होगी। तो देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग हुई है। और सेम चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है वो पिछले 3 सालों में 49% के करीब हुई है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 इयर्स में 55% हुई है। तो जो सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है और प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और जो स्टॉक का जो कैगर है वो पिछले 3 साल में 21% ही दिख रहा है। हालांकि इसमें जो पिछला 40% का डाउन ट्रेंड आया है वो यहाँ पे नलिफाई हो चुका है। अगर आइडियली देखा जाता तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 60-65% का रिटर्न दे चुका था, वहां से ये नीचे आया है। अब 21% का अराउंड इसने 3 इयर्स का रिटर्न दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है सिर्फ उसमें ही एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है। प्रॉफिट काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं और सेल्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। बस अब जो फर्क दिख रहा है वो बस ये दिख रहा है कि पिछले साल का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 29% ही आया है। ये जो 29% प्रॉफिट ग्रोथ आई है ये थोड़ी सी देखा जा सकता है कि ये शायद इनके क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा कुछ डेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि जो इनके मार्जिन्स हैं वो 33% आए हैं क्वार्टरली, यानी कि इनका जो एनुअल जो आ रहा था 38%, क्वार्टरली तो और कम है 33%। तो ये एक काफी बड़ा यहाँ पे डेंट माना जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम फ्यूचर का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जाकर के कमेंट्री देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले क्वार्टर्स क्या मार्जिन आउटलुक्स हैं, क्योंकि वहां से काफी चीजें क्लियर होंगी। और इस वजह से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो डेंट आया है ईपीएस में, और उसी की वजह से आपको यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट 29% आया है। और ये जो 29% का जो ग्रोथ है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे 50% का कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था और जो कि नहीं मिला, इसकी वजह से ग्रेजुअली यहाँ पे स्टॉक में आप डेंट देख पा रहे हो। तो वो हम डेफिनेटली आगे जाकर के कॉन कॉल में पकड़ने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंटेशन पकड़ने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले एक बार क्विकली हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो जो प्रमोटर्स हैं वो एक टाइम पे 43% का प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि 35% कम हो गई है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये शेयर किसके पास गए हैं। तो क्लियरली देखने में आ रहा है कि 4% का जो एफआईआई था वो 15% चला गया। तो 10% शेयर तो यहीं पे
ले लिए गए हैं एफआईआई से। और अगर डीआईआई की बात करें तो 8% के जो डीआईआई थे वो 14% हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे प्रमोटर ने सेल किया है वो काफी अच्छी तरह से एफआईआई ने और डीआईआई ने खरीद लिया, और पब्लिक जो है वो अभी 35% के अराउंड अपने शेयर्स यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक मिड कैप की कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जो है शेयर्स वो है, पब्लिक के पास 35% है विच इज फाइन। सो यहाँ पे कंफर्ट लेवल है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो रहा है कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई डेंट नहीं आया है, राइट। थोड़ा सा मार्जिन 33% के करीब आए हैं, लेकिन वो देखा जाए तो उनके खुद के जो पैरामीटर्स हैं, खुद के जो 40% का बेंचमार्क है उससे थोड़ा सा कम है। उसके अलावा और कोई यहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे का जो फ्यूचर आउटलुक है एंजल वन का वो समझने के पहले हम एक बार इनकी इंडस्ट्री को क्विकली समझ लेते हैं। सो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो कि ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहां से ये अपने ब्रोकिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है कि कितने इंडिया का कंजम्पशन है, स्पेशली इनटू ब्रोकिंग, या हम बोल सकते हैं कैश की ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग। तो जितना ज्यादा वहां पे ग्रोथ आएगी उसी ग्रोथ के हिसाब से इस तरह की कंपनियों को ग्रोथ मिलेगा। तो एक यहाँ पे पैरामीटर जो देखने वाली बात होगी वो ये, एक यहाँ पे हम डेटा की बात करते हैं कि इंडिया में, ये हम सबको पता है, हमने कई जगह कई ऐसे सेशंस में टेक टॉक्स में देखा है कि किस तरह से इंडिया इन्वेस्टमेंट के तरफ ज्यादा जा रहा है, और जो डीमैट का पेनिट्रेशन है वो काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया के पॉपुलेशन में। सो 2011 की अगर हम बात करें, उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी, तब सिर्फ 1.7% डीमैट अकाउंट्स हुआ करते थे। और आज जो कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हुई है तो डीमैट पेनिट्रेशन 11% तक हो गया है, यानी कि 11% लोगों के पास इंडिया में अब डीमैट अकाउंट है। और ये जो स्टीप ग्रोथ आई है ये पिछले 4-5 सालों में ही आई है, और इसके पीछे कई बड़ा रीजन था, कोविड का डाउन ट्रेंड होना, फिर उसके बाद एक काफी अच्छा बुल रन आना। तो वहां पे जो अट्रैक्शन बनता है, जितने आईपीओज आते हैं वहां से डीमैट अकाउंट ज्यादा ओपन होते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन हमको ये भी समझनी चाहिए कि पहले यानी कि FY 2019 तक जो मेजर एनएसई से जो टॉप 5 स्टेट से ही जो मेजर शेयर ऑफ इन्वेस्टर्स होते थे, और बचे हुए जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहां पे 47% के करीब रेस्ट ऑफ इंडिया था। तो वो अब देखा जा सकता है कि अभी टॉप 5 स्टेट्स तो हैं ही, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में इस समय आपको ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा आगे आते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये बताता है कि किस तरह से एक तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है डीमैट अकाउंट यूजर्स की, साथ ही साथ ये वाइडली ओपन हो रहा है, नॉट जस्ट इन बिग स्टेट्स बट ऑल अदर स्टेट्स ऑल्सो। सो यहाँ पे डिस्कशन का जो पॉइंट था वो ये कि एंजल वन जो इस समय जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो क्लियरली समझ में आ रही है कि किस तरह से लोगों में ज्यादा डीमैट और इन्वेस्टमेंट को लेकर के अवेयरनेस है, एंड उसी की वजह से इस तरह की कंपनियों में एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही हैं। ये कब तक पीक करेगा, कहां तक पीक करेगा, अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एक हेडरूम काफी अच्छा है कि ऊपर की तरफ ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो मार्जिन की, जो हमने बात करी कि इनके जो क्वार्टर के जो मार्जिन है वो जो इतने स्ट्रिक्टली इंपैक्ट हुए, 33 का जो मार्जिन आया है उसके पीछे आपको यहाँ पे क्लियरली एक रीजन दिखेगा। यहाँ पे स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो जो इनका Q1 2025 का मार्जिन आया है 32-33%, वहां पे ये एक ऐसा परसेंटेज ऑफ मार्जिन था जो कि एक्सपेंड हुआ है इन आईपीएल रिलेटेड स्पेंड। अगर ये आईपीएल रिलेटेड स्पेंड नहीं होते तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 41-42% Q1 के मार्जिन्स आते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनके मार्जिन्स इंपैक्ट हुए हैं उसका सिर्फ एक रीजन था, आईपीएल रिलेटेड रीजन। ये एक सीजनल इवेंट था जो कि हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है, हमें समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में ये वापस 40 के अराउंड अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर सकेंगे। और ये जो इन्होंने आईपीएल के थ्रू अपनी ब्रांडिंग की एडवर्टाइजमेंट की थी, उनसे इनको टॉप 3 मोस्ट विजिबल ब्रांड ड्यूरिंग आईपीएल 2024 सीजन में इनको ये टॉप 3 मोस्ट विजिबल ब्रांड ये थे। यानी कि जो इन्होंने पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया उनको यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कि फायदा हो, बट अगेन ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट स्पेंड था जो कि हर कंपनी को करना पड़ता है और इन्होंने भी किया। सो उसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इनका जो टॉप लाइन है 1400 करोड़, ये बेस्ट इन द क्वार्टर रहा है अभी जून 2024 में। तो टॉप लाइन में कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है क्योंकि आईपीएल में खर्चा करना पड़ा था और उसकी वजह से इनका बॉटम लाइन भी थोड़ा सा हिट हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी हो रही है, आगे जाकर के आईपीएल जैसे खर्चे अगर दोबारा नहीं होते हैं तो डेफिनेटली मार्जिन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा एंड वहां से हमको वापस से ये शेयर पिक करता हुआ दिख सकता है। इस पॉइंटर को कंफर्म करने के लिए हमको कॉन्फ्रेंस कॉल में आकर के ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे जो पर्टिकुलरली मार्जिन को लेकर के यहाँ पे गाइडेंस आई है वो हमको यहाँ समझना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आया था, इज इट फेयर टू एज्यूम दैट गोइंग फॉरवर्ड यू विल मेंटेन 47 to 48 काइंड ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन अपकमिंग ईयर्स विदाउट इंपैक्टिंग योर ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए जो हमको मैनेजमेंट से कमेंट्री सुनने को मिल रही है तो यस, EBITDA मार्जिन डेफिनेटली वुड बाउंस बैक।
If you see today also at sales, our margins are quite decent enough. So there are lot of levers which we can play in terms of looking at new regulations, what kind of inflows we see in customer coming new to market and all that. So it's too early to say, but as I said, there are lot of levers including looking at increasing our price which are available. If you look at the variable cost, that chart that we do, there are lot of things that we use to get OPM back. सो कहने का मतलब यह है कि क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस, इनका एक पॉजिटिव परसेंटेज जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है. नंबर कोई क्लियरली बोला नहीं है, बट एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंट कमेंट्री है कि यस 47, 48 एंड इवन 50 तक का मार्जिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये एक काफी अच्छी चीज होगी. सो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेता हूँ एफएनओ सेगमेंट की, जो कि इनकी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है एफएनओ की ब्रोकिंग सर्विसेज से, क्योंकि ये बहुत इंपैक्ट करेगा इनके फ्यूचर आने वाले बिजनेस में. और यहाँ से हमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट इस सेगमेंट को किस तरह से देखता है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कुड यू प्रोवाइड some sense around value and volume growth in the industry. Basically it is more people are entering in F&O trading, that is what is driving the growth. तो इनका पूछना है क्या F&O ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा आ रही है, तो ये यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्लियरली जो मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि कस्टमर हैज ए सर्टेन काइंड ऑफ लाइक एपेटाइट फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो कस्टमर अपने कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए उनका जो टोटल कैपिटल है वो करीब करीब बराबर रहता है. ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करने जाए या एफएनओ करने जाए तो उसके पैसे यानी कि उसका कैपिटल बहुत गुना बढ़ जाता है. वो उतना ही कांस्टेंट रहता है जिसको वो या तो इन्वेस्टमेंट करता है या तो वो उसमें ट्रेडिंग कर सकता है. तो कहने का मतलब है कि आई डू नॉट सी मच ऑफ ए चेंज इन दैट ऑफ टिकट साइज, यानी कि पर कस्टमर कितना मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ज्यादा बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पैसे होते हैं इन्वेस्टर या ट्रेडर के पास वो लिमिटेड ही होते हैं. सो कहने का मतलब है कि टिकट साइज यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है. लेकिन अगर बात करें जो कि कस्टमर जो है, यानी कि द वॉल्यूम दैट वी आर सीइंग ग्रोथ इन प्रीमियम और एफएनओ, इट्स बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू द मार्केट. यानी कि जो वैल्यू है कि कितने रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी जा रही है. वॉल्यूम यानी कि जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो ट्रेडर्स हो गए या जो इन्वेस्टर हो गए, उनमें नंबर बढ़ा है पिछले सालों में, जिसकी वजह से ग्रोथ आ रही है. तो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये होगी कि जो एफएनओ का इनका सेगमेंट है उसको आप वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन ग्रोथ जो है वो नए कस्टमर, नए एफएनओ के ट्रेडर्स जो आएंगे उनसे इनकी ग्रोथ फिलहाल देखी जा रही है और आगे भी उन्हीं से ग्रोथ आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे. तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो एफएनओ में अगर जितने ज्यादा नए कस्टमर्स आएंगे वो यहाँ पे एंजल वन के ग्रोथ को डिफाइन करेगा. सेकंड जो मैंने बात करी थी कि अगर किसी तरह से कोई रेगुलेशंस या गाइडलाइंस चेंज होती है वो भी इस सेगमेंट को काफी इंपैक्ट करेगा. इसके लिए हमें क्विकली एक न्यूज कवर करेंगे जो कि अभी तक के आपने शायद सुन लिया होगा अगर आप मार्केट को काफी अच्छे से ट्रैक करते हो. तो जो अभी रिसेंटली जो बजट आया था 2 हफ्ते पहले, राइट, वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के कई ऐसे गाइडलाइंस और कई ऐसे लॉज पास किए गए हैं जो कि उनके टैक्स को लेकर के काफी इंपैक्ट कर रहा है. यानी कि देयर इज ए चेंजिंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग फ्रॉम बिजनेस इनकम टू स्पेकुलेटिव इनकम. ये बिजनेस इनकम की तरह इसको नहीं माना जाएगा, इसको स्पेकुलेटिव इनकम माना जाएगा, जो कि आप इन लेमैन लैंग्वेज ये समझ सकते हो कि ये जिस तरह से गैम्बलिंग के इनकम को ट्रीट किया जाता है उस तरह से एफएनओ ट्रेडिंग के इनकम को ट्रीट किया जाएगा. और यहाँ पे फिक्स्ड टैक्स रेट 30% एंड टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मेड द राउंड्स अमॉन्ग ट्रेडर. और यहाँ पे जो फिक्स्ड टैक्स रेट है वो 30% के अराउंड सेट कर दिया गया है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आता है एफएनओ से वो तो 30% देगा. तो चलिए यहाँ पे ट्रेडर फिर भी ये सोचे कि हाँ मैं कर लूंगा ट्रेड, इतने पैसे बना लूंगा, उसमें से टैक्स जितना बनता है मैं दे दूंगा. बट उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक और चीज अनाउंस की है जो कि है एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें एक टैक्स लगेगा जिसको यहाँ पे एसटीटी टैक्स बोला गया है. और स्पेशली ऑन एफएनओ ट्रांजैक्शन ये लगेगा. जैसे कि पहले यहाँ पे जो ये एसटीटी लगता था वो 0.012% लगता था, ठीक है, वो बढ़ करके हो जा रहा है 0.02%. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है वो डेफिनेटली एक ट्रेडर के जेब से जाएगा. अब ये पैसा जाएगा किसको? क्या ये एंजल वन ब्रोकिंग को जाएगा या ब्रोकिंग कंपनीज को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट को जा रहा है एज ए टैक्स. सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है ब्रोकर को, राइट, और ना ही यहाँ पे कोई ट्रेडर को बेनिफिट हो रहा है. तो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतने ज्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा. तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इनकम जो कि एफएनओ सेगमेंट्स में जो इनकम के लॉज चेंज हो रहे हैं और जो इस तरह के टैक्स जो हैं जो कि एक ट्रेडर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है एफएनओ ट्रेडिंग लोग खुद वॉलेंटियरली कम करने लगे. क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मानना है वो ये है कि दे वांट टू डिस्करेज इन्वेस्टर फ्रॉम स्पेकुलेटिंग इन एफएनओ सेगमेंट. वो नहीं चाहते कि ट्रेडर या इन्वेस्टर एफएनओ में ज्यादा ट्रेडिंग करे,
राइट। ये इस तरह के बैरियर्स वो क्रिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह की चीजें काफी स्ट्रांगली और फ्यूचर में आती हैं तो एंजल वन ब्रोकिंग का जो ये एफएनओ सेगमेंट जहां से 84% का रेवेन्यू आता है वो इंपैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, अब जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो मेजर अभी जो एंजल वन को चैलेंज दिख रहा है वो टॉप लाइन पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ मार्जिन को लेकर के है। और मार्जिन में भी हमने ये देख लिया कि आईपीएल की वजह से इनको मार्जिन में इंपैक्ट आया है, तो हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी रिकवर कर ले। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि करंट प्राइस जो है अभी इसका 2130, ये यहाँ से किस तरह जा सकता है और कहां तक जा सकता है हमारे जो मेथड है उसके थ्रू। तो अगर आप देखेंगे तो एंजल वन का जो करंट अभी प्राइस चल रहा है 2130 जुलाई में, वो करंट के पीई यानी कि 16 के पीई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसका जो करंट ईपीएस आया है इस क्वार्टर में वो 140 आया है, जिसकी वजह से देखा जाए अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री के पीई में, जो कि इंडस्ट्री का पीई भी 16 के अराउंड है, तो 2240 के अराउंड इसका जो प्राइस आता है, यानी कि अभी देखा जाए तो ये करीब करीब अपने फेयर वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंजल वन का प्राइस जो इतने 40% डिस्काउंट होने के बाद जो आपको मिल रहा है, ये काफी अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर वैल्यूएशन वाला प्राइस है, यानी कि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है इसको। और अगर हम इसके फ्यूचर ईपीएस को एस्टिमेट करें तो करंट ईपीएस जो कि पिछला FY24 का ईपीएस देखे तो 132 था, वहां से हम देखते हैं कि FY25 में जो इसका ईपीएस लैंड कर सकता है एवरेज लेवल पे वो 152 के अराउंड या 153 हम बोल सकते हैं, वो लैंड करेगा, जो कि ऑलमोस्ट 16% का ईपीएस ग्रोथ है। तो ये हम एक नॉर्मल ग्रोथ बोलेंगे, ये कोई ज्यादा सुपरफिशियल ग्रोथ नहीं है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है वो अभी 3300 का जो टॉप लाइन रेवेन्यू था वो ग्रो करके 4800 के करीब जाएगा, और FY26 में 5400 के करीब इसकी टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ हो सकती है। तो टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग तो दिखती है। अब ईपीएस के पर्सपेक्टिव में अगर हम इसके शेयर के टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो ईपीएस अगर इसका 152.8 आता है, यानी कि करंट ईपीएस से 9% की ग्रोथ है। अब यहाँ पे मार्केट इसको जो करंट का पीई 16 है, इसके अगेंस्ट इसका एस्पिरेशनल पीई यानी कि 20 का पीई देता है। अब ये 20 का पीई जो है वो इंडस्ट्री के पीई से भी ऊपर, एक तरह से ये जो 20 है ये एंजल वन का मीडियन पीई है। इसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि हो सकता है कि अगले आने वाले 10-12 महीने में इसको एस्पिरेशनल पीई 20 का मिलेगा। सो एंड एट दिस ईपीएस ऑफ 152.8 एंड एस्पिरेशनल पीई ऑफ 20, प्राइस टारगेट जो है वो आता है 3056 के अराउंड, यानी कि करंट प्राइस से 43% का अपसाइड आपको यहाँ पे मिल सकता है इन नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स। सो अब अगर हम यहाँ पे 3 इयर्स के टारगेट को सेट करने की कोशिश करें तो देखिए जो ईपीएस ग्रोथ का एस्टिमेशन है वो हम 12% की ग्रोथ एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये जो 12% है ये आता है मार्जिन करेक्शन में, जो अभी मार्जिन 38-40 का है वो एक्सपेक्टेड रख सकते हैं हम कि 40-45 के अराउंड जाए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो इसका टॉप लाइन की ग्रोथ है जो कि हमने जस्ट देखी कि हो सकता है FY26-27 तक के 5000-5500 के अराउंड इसकी टॉप लाइन ग्रोथ जा सकती है। तो इसका करंट ईपीएस जो है उस समय निकल के आता है 190, राइट। और उस समय अगर मार्केट इसको हाई एस्पिरेशनल पी देता है 31, हाई एस्पिरेशनल पी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री का पी जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओनली 16 है, 31 मार्केट इसको तब देगा क्योंकि इसके जब पिछला जो इसका पीई का जो रन आया है वो 31 का आया था जनवरी 2024 में। तो हम अगर यही एस्टिमेट करें, हालांकि ये ओवर एस्टिमेशन है, 31 का पीई मार्केट अगर इसको देता है तो प्राइस का टारगेट आता है ऑलमोस्ट 5910, आप रफली 6000 एस्टिमेट करके चल सकते हो। तो देखा जाए तो ये जो प्राइस है अभी 2130 का, यहां से ये 170% नेक्स्ट 3 इयर्स में अपसाइड ये दिख रहा है। इससे ज्यादा एस्टिमेट करना ज्यादा सही नहीं रहेगा, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमने यहाँ पे सारे पॉजिटिव फैक्टर कंसीडर कर लिए हैं। यहाँ पे हमने बेस्ट ईपीएस ग्रोथ एस्टिमेट कर ली है, हमने हाई मार्जिन जो आ सकता है शेयर का 40-45 उसको भी कंसीडर कर लिया है, पीई भी हमने मैक्सिमम जो कि एंजल वन को हिस्ट्री में मिला है 31 वो भी एस्टिमेट कर लिया है। तो यहाँ पे लगता है कि अगले 3 साल में ये इसका मैक्सिमम टारगेट प्राइस हो सकता है और अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पे अभी जो बताने की कोशिश की है ये पूरी तरह से एक अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है, ताकि आप यहाँ पे समझ सको कि इस शेयर में कितना प्राइस पोटेंशियल है कि ये कहां तक जा सकता है। इससे ज्यादा उम्मीद करना हो सकता है हमारी उम्मीद ज्यादा गलत हो जाए, तो अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन लो। बट देखा जाए तो ये इसका करंटली बहुत अच्छे फेयर वैल्यू पे ये प्राइस खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रोकिंग कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको ब्रोकिंग कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप इसको और यहाँ से फर्दर स्टडी कर सकते हो। एंट्री पॉइंट ये काफी स्ट्रांग लगता है। और हम क्विकली टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी कर लेते हैं, बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए ताकि आपको इस तरह से बेल का नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा वीडियो रिलीज होता है। तो यहाँ देखिए जो हम देख पा रहे हैं कि अभी जो अपने टॉप से जो नीचे की तरफ फॉल आया है 40% का, अब ये अपने प्रीवियस हाई जो इसका था ऑलमोस्ट मंथली चार्ट पैटर्न में हम देख पा रहे हैं 2041 का, वहां पे इसको ये बेस सपोर्ट मिल रहा है। और इस बेस सपोर्ट में अभी हो सकता है ये शेयर जो है वो एक अपना स्टेबिलिटी दिखाए। इसके पीछे रीजन ये है कि जो RSI है वो अभी थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन पे है 51, प्लस जो इतनी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रैली आई है ये यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट तो करेगा और ये डेफिनेटली देखेगा अगले आने वाले क्वार्टर में किस तरह से मार्जिन सेट होकर के आते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली अगले क्वार्टर में
में मार्जिन अगर 33% जो कि अभी रिसेंटली आया है उससे मार्जिन थोड़े भी अच्छे आ गए 35 या 38, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा इस शेयर को इस रेंज में, और इसके बाद से ये ऊपर अप ट्रेंड दिखा सकता है, इसलिए ये सपोर्ट लाइन पे खड़ा है। और नीचे ब्रेक होने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखता क्योंकि ये ओवर वैल्यूड नहीं है, मार्जिन में जो डेंट आना था वो आ चुका है, और जो अप ट्रेंड सेल्स में आ रहा है वो तो रेगुलरली आएगा, तो डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे एस्टिमेट लेकर के नहीं चलेंगे, यहाँ से फिर आपका काम शुरू होता है कि आप इसको रेगुलरली ट्रैक करो। मैंने आपको ये बता दिया कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको मार्जिन को ट्रैक करना है, आपको ग्रोथ में पोटेंशियल ग्रोथ दिखनी चाहिए और ईपीएस में एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखनी चाहिए। अगर वो चीज इंटैक्ट आपको मिलती है तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे इस शेयर में अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन।